हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज बात करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक के लेक्चर नंबर 5 की। और देखो, जैसा कि हम लोग करते हैं हर लेक्चर में, अब तक हम लोगों ने जहां तक पढ़ लिया है वहां से रिलेटेड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी और सीबीएसई में आए हुए कुछ क्वेश्चंस आपके सामने फ्लैश कर दिए जा रहे हैं। इनको बहुत अच्छे से देखिए, हर क्वेश्चन को टाइम दीजिए, पढ़िए और फिर आगे वीडियो को देखिए। तो मैं सारे क्वेश्चन आपके सामने विद सॉल्यूशन फ्लैश कर रहा हूं, इनको अच्छे से देखना है, जो क्वेश्चन अच्छा लगे उनको नोट कर लेना है। हम डी एंड एफ ब्लॉक में ये सब काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब तक आपको समझ में आ गया होगा ये चैप्टर नॉर्मल चैप्टरों की तरह नहीं है। ये चैप्टर बहुत पेचीदा चैप्टर है, बहुत कॉम्प्लेक्स चैप्टर है। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ या थोड़ी सी अगर हमने लापरवाही या आलस से दिखाया तो पूरा चैप्टर ही हमारा हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देख लीजिए। ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, मैं उसी के विद सॉल्यूशन लेकर आया हूं। ये जहां पर भी ये T2G लिखा मिल रहा है आपको, बस इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, इस आंसर को। ये हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी आपको सारे क्वेश्चन देख लीजिए, मैं सब पढ़ा चुका हूं, सारे वही हैं। मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन दिखा रहा हूं कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को देखना है, जो क्वेश्चन अच्छा लगे उसको नोट कर लेना है। कोई चीज अगर नई मिलती है तो उसको ऐड कर लीजिए नोट्स में, कुछ एक दो बातें आपको नई भी मिल सकती हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, मैं सारे ले आया हूं आपके लिए। वीडियो को पॉज करें, हर क्वेश्चन को देखें, ताड़ें घूरें और जो भी चीज आपको नई मिले उसको लिख लीजिए। चलिए, अब चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सबसे पहले आती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? देखो, वैसे तो 5 टाइप के सब्सटेंस होते हैं: डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक। पर अपने सिलेबस में 3 है: डाया, पैरा और फेरो। अब इसका मतलब समझ लो। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कब बोलेंगे? जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये डी ऑर्बिटल है, डी में मान लो मैंने ऐसे भर दिए इलेक्ट्रॉन, अब ये सारे पेयर है ना, तो आप क्या बोलोगे? इट इज अ डायामैग्नेटिक स्पीसीज। फेरो कब बोलेंगे? जब सारे के सारे, या ऐसे कह लो फेरो तब बोलेंगे जब हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो। फेरो कब बोलेंगे? जब हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो, यानी कि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो। और पैरा कब बोलेंगे? जब डाया ना हो और फेरो भी ना हो, तो क्या हो जाएगा? पैरा। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ पेयर्ड हो, कुछ अनपेयर्ड हो, तो पैरा हो जाएगा। कुछ पेयर्ड हो, कुछ अनपेयर्ड हो, तो क्या हो जाएगा? पैरा हो जाएगा। या केवल और केवल अनपेयर्ड ही हो, है ना, तो भी क्या हो जाएगा? पैरा। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल लेके बताता हूं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने पी ऑर्बिटल लिया, पी सबशेल ली, इसमें मैंने एक बना दिया ऐसे, एक बना दिया ऐसे, एक बना दिया ऐसे, एक बना दिया ऐसे। मान लो ऐसे करके मैंने 4-5 केस बना दिए। अब मैं आपसे पूछूं उसमें डाया, पैरा और फेरो अरेंज करिए। तो देखें, डाया के लिए क्या करना है आपको? सारे पेयर होने चाहिए। तो सारे पेयर तो है ही नहीं किसी में भी, ध्यान से देख लो अच्छे से, ठीक है। फेरो के लिए क्या होना चाहिए? हाफ फील्ड होना चाहिए। हाफ फील्ड, हाफ फील्ड केवल ये है। हाफ फील्ड का मतलब क्या है? सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो ये तो हो गया क्या? फेरो। डाया कोई है नहीं, तो बचे हुए सारे क्या हो गए? पैरा। बात खत्म, बस। बचे हुए सारे क्या हो गए? पैरा। ठीक है, तो पैरा क्या है? जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। डाया क्या है? जिसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना हो। लेकिन फेरो जो है वो पैरामैग्नेटिक का स्पेशल केस है। मतलब जितने मैक्सिमम अनपेयर्ड हो सकते हैं, अगर उतने ही मैक्सिमम अनपेयर्ड आ गए, यानी कि हाफ फील्ड हो गया कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या बोला जाएगा? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायामैग्नेटिक स्ट्रांगली रेपल होते हैं,
मैग्नेटिक फील्ड से, पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, और फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। ये इतने पॉइंट आपको पता होने चाहिए और ये ऊपर वाले एग्जांपल लिख लेना। अब कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल है, उनको देख लीजिए। जैसे O2, Cu2 प्लस, Fe3 प्लस, ये वीकली अट्रैक्टेड होते हैं बाई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। और जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होती है उसी डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज होते हैं। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, दो डायरेक्शन होती हैं, एक तो जिस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है उसी डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिज्म शुरू हो जाए या उसके ऑपोजिट में हो। तो ये जो है ये उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होंगे जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। सेकंड देखो NaCl और H2O, ये वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। अब जितने भी डायामैग्नेटिक कंपाउंड आएंगे वो सारे के सारे वीकली रेपेल्ड होंगे मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। ऐसे कौन कौन से डायामैग्नेटिक कंपाउंड है मैं आपको लिस्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने हैं। देखो यहां बता देता हूं, अनपेयर्ड, जिसमें देखो सारे D0 वाले और सारे D10 वाले डायामैग्नेटिक होंगे, सारे D0 वाले और सारे D10 वाले क्या होंगे, डायामैग्नेटिक। ऐसे कौन कौन से हैं बड़े ध्यान से समझना, यही आगे लिस्ट एक और जगह आएगी जब हम कलर पढ़ रहे होंगे। जैसे स्कैंडियम 3 प्लस, स्कैंडियम 3 प्लस, कारण ध्यान से समझना, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन 18 तक, ये 4s2 3d1। अब 3 प्लस है तो 2 4 से चले गए और एक यहां से चला गया तो 3d0 हो गया ना। इसका मतलब ये सारे चले गए तो आर्गन तक बचा, और आर्गन तक सारे क्या होते हैं, पेयर होते हैं। तो स्कैंडियम 3 प्लस क्या है, डायामैग्नेटिक। टाइटेनियम 4 प्लस क्या है, डायामैग्नेटिक। वेनेडियम 5 प्लस क्या है, डायामैग्नेटिक। क्योंकि ये सब क्या हो जाएंगे, D0, निकाल के देख लेना आप, है ना। ऐसी D10 वाले देखो, D10 वाले कौन से होंगे, Cu प्लस, Zn2 प्लस, Ag प्लस, Au प्लस, Cd2 प्लस और Hg2 प्लस। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सोच सोच के मैं निकाल रहा हूं, है ना, क्योंकि जिंक 2 प्लस है तो जन्नत की सीडी होगी, सारे हो जाएंगे, है ना। कॉपर प्लस है तो कॉपर AgAu सेम फैमिली के हैं तो ये भी हो जाएंगे, है ना। ऐसे करके स्कैंडियम, टाइटेनियम और V5 प्लस, ये तीनों है D0 और ये सारे हैं D10। तो ये सारे के सारे क्या हैं, डायामैग्नेटिक। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, वीकली रेपेल्ड होंगे इन मैग्नेटिक फील्ड। तो स्कैंडियम 3 प्लस एक बार नीट 2022 में पूछा जा चुका है, ठीक। अच्छा अब देखें, देखो आपने दो चीजें पढ़ी होंगी, एक होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम या स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट बोल लो चाहे स्पिन एंगुलर मोमेंटम बोल लो, और एक होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जब आप किसी एटम का या किसी मेटल का एंगुलर मोमेंटम निकालते हो तो उसमें स्पिन और ऑर्बिटल दोनों के एंगुलर मोमेंटम को प्लस करना होता है, ठीक है, ठीक। लेकिन या मैग्नेटिक मूवमेंट को प्लस करना होता है, लेकिन एनसीईआरटी कहती है, साफ साफ देखिए लाइन लिखी हुई है, फॉर द कंपाउंड्स ऑफ फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल द कंट्रीब्यूशन ऑफ एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इफेक्टिवली क्वेंच्ड एंड इज ऑफ नो सिग्निफिकेंस। मतलब जब भी आपसे कोई भी डी ब्लॉक की मेटल का, या मैं तो कह रहा हूं आपसे पूरी पीरियोडिक टेबल में जानो आप ये वाली बात, आपसे कोई भी मैग्नेटिक मूवमेंट पूछे तो आप उसका मतलब समझेंगे केवल और केवल स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। ऑर्बिटल को बिल्कुल भी आप ध्यान नहीं करेंगे, इसको आप क्वेंच कर देंगे, इसको आप नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो पहले ये वाली लाइन लिख लो, और फिर अब स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे कैसे, उसका फॉर्मूला होता है म्यू बराबर n+2 और इसकी यूनिट होती है bm, बोहर मैग्नेटॉन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एक,
तो म्यू बराबर हो जाएगा √1 1 + 2, दैट इज √3, यानी कि 1.7 बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, अगर यही मैंने आपसे कहा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2, तो म्यू बराबर 2, 2 + 2, यानी कि √8। अब √9 होता है 3, तो √8 हो जाएगा 2.8 समथिंग, है ना। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 था तो मैग्नेटिक मूवमेंट 2 से कम आया, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 थे तो मैग्नेटिक मूवमेंट 3 से हल्का सा कम आया। तो ट्रिक समझ गए। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 होंगे तो मैग्नेटिक मूवमेंट 6 से हल्का सा कम आएगा। तो हमने पैरामैग्नेटिज्म समझा, डायमैग्नेटिज्म समझा, फेरोमैग्नेटिज्म समझा, और उसके बाद हमने मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना सीख लिया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की मदद से। ठीक है, तो जैसे देख लीजिए कुछ कुछ सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिए और उनके मैग्नेटिक मूवमेंट दे रखे हैं। हमें स्टेबल से कोई मतलब नहीं है, बस मैंने आपको केवल बता दिया है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आ सकता है, इसको हिंदी में लिख लेना। क्या एग्जाम में वो ऐसे पूछ सकता है कि मान लो एक फलाना एलिमेंट था, उसका मैंने मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट किया, वो आया लेट सपोज 2.84, लेकिन जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो वो आया 3। बताओ ऐसा क्यों। तो आप बोलोगे कि जब आपने कैलकुलेट किया था तो आपने केवल और केवल स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट को ध्यान में रखा था, लेकिन जब आपने एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का भी कुछ फैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ, जिसकी वजह से नेट नेट मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ गया। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कलर्स की। कलर्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। अब जो लिस्ट अभी मैंने लिखवाई थी, अब ये बहुत काम आएगी आपके। क्या सारे D0 और D10 वाले आयंस कलरलेस होते हैं? कहां पर? एक्वस सॉल्यूशन में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दुनिया में हर जगह नहीं, जब उनको पानी में डालोगे तो वो क्या हो जाएंगे? कलरलेस। अब D0 वाले कौन से होते हैं? देखो स्कैंडियम 3+ था, अभी लिखा था हम लोगों ने, तो उसके नीचे कौन है? स्कूटर, यार, लाया। तो ये तीनों क्या है? कलरलेस हैं एक्वस सॉल्यूशन में। फिर टीना, जरा, हाफ, रफ माइंड है, तो ये तीनों भी क्या है? कलरलेस हैं। ऐसी वेनेडियम +5, क्योंकि ये सब क्या है? D0, ये सारे क्या है? D0। अच्छा D10 में कौन से हैं? जन्नत की सीढ़ी होगी, इनमें 2+, ये हैं सारे D10। ऐसी कॉपर, AgAu, ये सारे प्लस, ये भी क्या है? D10। तो D0 वाले और D10 वाले हमेशा क्या होंगे? कलरलेस। कहां पर? एक्वस सॉल्यूशन में, दुनिया में हर जगह नहीं। जैसे AgI लिखो, अब बड़े ध्यान से समझना, AgI, AgI में Ag+ है, Ag+ D10 है, लेकिन AgI का कलर येलो होता है। कारण? क्योंकि Ag+ तो है, ठीक है, पर क्या Ag+ पानी में डाला हुआ है? नहीं, ये तो आयोडीन के साथ है, तो केवल पानी में ये कलरलेस होंगे। किसी और के साथ जुड़ गए तो कलर्ड हो भी सकते हैं, कलर्ड नहीं भी हो सकते हैं। जैसे AgI क्या है? येलो। AgBr क्या होता है? पेल येलो। AgCl क्या होता है? व्हाइट होता है। तो सबके कलर है ना। तो ऐसा कोई, जैसे CDS है, कैडमियम सल्फाइड, CDS में CD2+ में है। अब CD2+ तो D10 है, तो आप बोल दो कलरलेस है? नहीं नहीं नहीं, CD2+ यहाँ पे सल्फाइड के साथ है, येलो कलर का होता है ना। तो इस तरीके से D0 और D10 कलरलेस होते हैं। कहां पर? एक्वस सॉल्यूशन में, लेकिन बाकी जगह इनका कलर कुछ ना कुछ हो सकता है। ठीक, अच्छा एक ये लाइन लिख लो। क्या? अच्छा किसी का कलर क्यों आएगा? क्योंकि वो कोई ना कोई लाइट एमिट करेगा। वो लाइट कौन सी एमिट कर रहा है ये इस बात पे डिपेंड करेगा उसने लाइट कौन सी एब्जॉर्ब करी, और वो कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करेगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसके सराउंडिंग एटम कौन से हैं। जैसे पानी होता है, पानी अगर सराउंडिंग एटम है तो वो लाइट ऐसी एब्जॉर्ब करता है जो दिखे ना, तो एमिट भी ऐसी करता है जो दिखे ना, इसलिए वो कलरलेस दिखते हैं। लेकिन सल्फाइड लगा हो, आयोडीन लगा हो, तो इन सब के केस में अलग अलग रीजन में लाइट एब्जॉर्ब की जा सकती है जो कि हमें दिख सके।
तो इस चक्कर में वो एमिट भी उसी रीजन में होती है जिसमें वो दिख सके। तो इसलिए कौन सी फ्रीक्वेंसी की लाइट एब्जॉर्ब होगी ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि कौन सा लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा हुआ है। लिगेंड बोले तो कौन सा सराउंडिंग एटम सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब एनसीईआरटी में कुछ कलर्स दिए हैं, आपको सारे कलर याद नहीं रखने हैं। ठीक है, कौन कौन से याद रखने हैं, देखो सारे एक्वस मीडियम में कलर है, तो स्कैंडियम 3+ और टाइटेनियम 4+ तो कलरलेस हो गए। ठीक है, अब एक आप याद रखेंगे Mn2+, इसको मैं ऐसे याद रखता हूं, मन को पसंद है पिंकी, Mn2+ का कलर है पिंक। कुछ लोग इसी को बफ कलर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बफ कलर, एक ही बात है। ठीक है, एक आप याद रखेंगे Fe2+ का कलर होता है ग्रीन। कहां पे है ये, एक्वस मीडियम में। अच्छा, कल को वो ऐसे भी दे सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, बोलेगा इसका कलर बताओ, अरे Mn2+ ही है ये भी। H2O का मतलब क्या है, पानी में डला हुआ था, जब पानी में डला होगा तो पानी जुड़ेगा ना, बस खत्म बात। चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, एक ही बात है, दोनों का कलर क्या होगा, पिंक। ऐसी कल को वो ऐसे लिख दे FeH2O6 2+, तो इसका कलर क्या होगा, ग्रीन ही होगा, कुछ सोचना नहीं है ना। जिंक 2+ तो आपको पता ही है क्या होगा, ग्रीन। एक ये याद रखना है कॉपर 2+, कॉपर 2+ ब्लू, और निकल 2+ ग्रीन। बस इतने कलर आपको याद रखने हैं, अलग से लिख लो, बाकी सारे कलर को भाड़ में जाने दो। याद रखना मन को पसंद है पिंकी में मन Mn2+ में है। ऑक्सीडेशन स्टेट अच्छे से देख लेना, Mn3+ होता है तो उसका कलर वॉयलेट हो जाता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब चार चीजें और देखो। देखो KMnO4 में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, और अगर आप Mn+7 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो तो ये D0 आ जाएगा। ऐसी CrO4 2- में +6, ये भी D0 आ जाएगा। ये लिख के देख लेना अगर आपको कंफ्यूजन है तो, ये भी +6, ये भी D0 आ जाएगा। अब ये सब D0 है तो इनको तो कलरलेस होना चाहिए था, नहीं नहीं नहीं, पानी से थोड़ी जुड़े हैं, ऑक्साइड से जुड़े हैं, तो कलरलेस नहीं होते। KMnO4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कलर का। ये होते हैं डार्क पर्पल, ये होता है येलो, और ये होता है ऑरेंज। ठीक है, इनका कलर आता है ड्यू टू LMCT। LMCT क्या होता है, बस ये नाम याद रखना है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। याद रखना, अगर कोई भी D0 कॉन्फ़िगरेशन का मेटल है ना, और उसके साथ कोई ऑक्साइड आयन लगा हुआ है, जैसे KMnO4 में O4 है, CrO4 में O4 है, Cr2O7 में O7 है, और D0 है, तो कलर का कारण होगा हमेशा LMCT। लेकिन अगर D1 से लेके D9 तक है कोई भी, तो कलर का कारण होगा DD ट्रांजिशन। बस ये याद रखना है, यहां कलर का कारण होगा LMCT, यहां कलर का कारण होगा DD ट्रांजिशन। जैसे MnO4 2- देखिए, MnO4 2- में अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो X - 8 बराबर -2, X बराबर +6। मैंगनीज +6 है, +7 होता था तो D0 हो जाता था, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन निकाले तो D0 रहा, अगर 6 ही निकाले तो D में 1 बच जाएगा, D1 हो जाएगा। और अभी देखा था D1 से लेकर D9 तक सबके कलर क्या होते हैं, DD ट्रांजिशन की वजह से। और याद रखना MnO4 2- का कलर होता है ग्रीन। MnO4- KMnO4 की जगह कुछ लोग MnO4- भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज मत होना। CrO4 2- की जगह K2CrO4 भी लिखा आ सकता है। Cr2O7 2- की जगह K2Cr2O7 भी लिखा आ सकता है, सब एक ही बात है ना। तो MnO4- डार्क पर्पल, कारण LMCT, MnO4 2- ग्रीन, कारण DD ट्रांजिशन। ठीक है, आइए जेई 2021 आपको बताना है कौन सा कलर्ड है और पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, तो पहले तो कलर उठा लो, देखो Cu+ तो कलरलेस है, हटाओ। Sc3+ कलरलेस है, हटाओ। अब बचा ये और
ये। अच्छा इधर आ जाओ अब जरा, Hg2+ भी कलरलेस है, हटाओ यार, खत्म, मैं आगे क्यों पढ़ूं, मैं देखूं भी क्यों पैरामैग्नेटिक है या नहीं, मैंने कलर से ही हटा दिए बी सी डी ऑप्शन, तो मैंने तो अभी रटा था ना कौन कौन से कलरलेस होते हैं, बस बात खत्म हो गई। ऑप्शन हो गया आपका ए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगला देखें, अमंग द फॉलोइंग द कलर्ड कंपाउंड इज, अब बड़े ध्यान से देखना, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, CuCl में कॉपर +1 में है, और Cu+1 अभी बताया था क्या होता है, कलरलेस। यहां पे भी देखो Cu+1 में है, कलरलेस, यहां पे भी देखो Cu+1 में है, कलरलेस, बात खत्म, यहां पे Cu+2 में है। तो कलर्ड कंपाउंड कौन सा हो गया, सी, जेई एडवांस 2008 में आया था। अगर आपको ये ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालनी आती है तो हम कोऑर्डिनेशन में सीखेंगे कैसे निकालते हैं। चलो अब कुछ सीबीएसई में 3-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, क्या, अभी हम अगला एक चैप्टर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जितने भी होते हैं सारे के सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, नॉर्मल कंपाउंड नहीं होते। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि डी ब्लॉक के मेटल ही क्यों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, सीबीएसई में आता है ये सवाल। तो 3 कारण लिखने होते हैं, क्या, कि उनका साइज स्मॉल है, उनके ऊपर चार्ज हाई है, Mn+7 तक जा रहा देख रहे थे, और उनके ऊपर डी ऑर्बिटल है जिसकी वजह से वो बॉन्ड बना सकते हैं। 3 बातें, बस ये तीनों रट लो रीजन, क्या, साइज छोटा, चार्ज ज्यादा, और डी ऑर्बिटल होने की वजह से वो अच्छे बॉन्ड बना सकते हैं, इसलिए वो बढ़िया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है कि भैया वो कैटलिस्ट की तरह क्यों बिहेव करते हैं, तो उसके 2 कारण हैं। पहला, एक तो वो कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं खूब बढ़िया बढ़िया इसलिए, और दूसरा उनके अंदर मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट रखने की क्षमता होती है। हमने देखा था ना Mn+2 से +7 तक, Cr+2 से +6 तक, वेनेडियम+2 से +5 तक, ऐसा करके ऑक्सीडेशन स्टेट वो रख सकते हैं। जैसे देखें वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कैटलिस्ट की तरह यूज होता है, आयरन हेबर्स प्रोसेस में कैटलिस्ट की तरह यूज होता है, निकल पैलेडियम प्लेटिनम आपने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा होगा 11th में, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में यूज होता है एज अ कैटलिस्ट। MnO2 पोटेशियम क्लोरेट से KCl और O2 बनाने के लिए बीच में यूज होता है। PtP2O2 एडम्स कैटलिस्ट बोला जाता है। PdCl2 वेकर्स प्रोसेस में यूज होता है। ऐसी TiCl4 AlCH3 होल थ्राइस, इसको बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट, पॉलिथीन बनाने के लिए यूज करते हैं इसको। कई कई किताबों में ऐसे भी लिखा हुआ है TiCl4 AlC2H5 होल थ्राइस, दोनों ठीक है, कुछ भी लिख लो। कई कई लोग लिख देते हैं TiCl4 प्लस AlR3, ये भी सही है, जो मन में आए सो लिख लो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कैटलिस्ट हैं, अलग अलग प्रोसेस में यूज होते हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए। आइए एक एनसीईआरटी का एग्जांपल देखते हैं, इंपॉर्टेंट। देखो जैसे आयरन 3+ जो है वो रिएक्शन को कैटेलाइज करता है किस किस के बीच में, आयोडाइड और परसल्फेट। जैसे ये देखो, ये आयोडाइड है और ये परसल्फेट है S2OH2-। इन दोनों की जब रिएक्शन होती है तो I- हो जाता है ऑक्सीडाइज इंटू I2, और परसल्फेट हो जाता है रिड्यूस इंटू SO4(2-). ठीक है, अब ये रिएक्शन होती है स्लो, तो इसको फास्ट करने का काम करता है आयरन। आयरन पहले क्या करता है, Fe3+ जाके I- को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। खुद रिड्यूस हो गया, किसमें चला गया, Fe2+ में, और I- को ऑक्सीडाइज कर दिया किसमें, I2 में। तो जो काम पहले खुद से हो रहा था, अब वो काम आयरन आया, आयरन ने कहा एक काम करते हैं, मैं तुझे ऑक्सीडाइज कर देता हूं, और फिर जब मैं Fe2+ बनूंगा तो Fe2+ बन के मैं इसको ऑक्सीडाइज, इसको रिड्यूस कर दूंगा, और खुद वापस से क्या हो जाऊंगा, ऑक्सीडाइज। तो देखो Fe3+ तुमने शुरुआत में लिया, Fe3+ तुम्हें बाद में मिल गया। अगर नेट रिएक्शन लिखो तो ये कट ही जाएगा, नेट रिएक्शन अल्टीमेटली यही आ जाएगी। तो कैटलिस्ट को हम बोलते भी क्या है, कैटलिस्ट वो होता है जो पूरी रिएक्शन को कैटलाइज कर दे लेकिन रिएक्शन में कंज्यूम ना हो, जितना शुरुआत में लिया था उतना बाद में मुझे वापस मिल जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैटलिस्ट। तो यहां पे आयरन 3+ किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह। उसने I- को ऑक्सीडाइज किया I2 में, खुद रिड्यूस हो गया Fe2+ में, फिर जो रिड्यूस फॉर्म थी उसने पर सल्फेट को रिड्यूस कर दी, ऑक्सीडाइज कर रिड्यूस कर दिया, और खुद ऑक्सीडाइज हो गया किसमें, Fe3+ में।
और बाद में वो हट गया रिएक्शन से, हमें वही सेम चीज मिल गई। तो एनसीईआरटी का एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगली प्रॉपर्टी देखिए, डी ब्लॉक के कंपाउंड जो होते हैं वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी बना सकते हैं। इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनो। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, जैसे मान लो कोई डी ब्लॉक का मेटल है ना, जैसे डी ब्लॉक के मेटल में मान लो गोल्ड है ना। अब गोल्ड ने क्या किया, गोल्ड मेटेलिक बॉन्डिंग कर सकता है, तो गोल्ड ने दूसरे गोल्ड एटम के साथ मेटेलिक बॉन्डिंग करी और कई सारे मेटल जुड़ गए और एक गट्ठा सा बन गया मेटल्स का, जिसको हम बोलते हैं लैटिस। अब उस लैटिस में क्या हुआ, बीच बीच में छोटी छोटी जगह बची थी, तो उस छोटी छोटी जगह में क्या हुआ, छोटे छोटे प्यारे प्यारे एलिमेंट जो हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वो आके क्या हो जाते हैं, कभी कभी ट्रैप हो जाते हैं, और ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो पहली बात तो आप ये लिखेंगे, व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड, यहां से लेके यहां तक। फिर हेडिंग लगाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। पहली प्रॉपर्टी, दे आर यूजुअली नॉन स्टोइकोमेट्रिक। नॉन स्टोइकोमेट्रिक मतलब कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे तुम्हें थोड़ी पता है, कितने कार्बन आके ट्रैप होंगे तुम्हें थोड़ी पता है, तो स्टोइकोमेट्री कुछ भी फिक्स नहीं है। जैसे देखो TiC, MN4N, Fe3H, ये देखो कितने अटपटे फॉर्मूले हैं, है ना। तो ये क्या है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड है। ये ना तो आयनिक होते हैं ना कोवेलेंट होते, पूरा लिखना है ये पूरा, यहां से लेके यहां तक, ठीक। तो ये पहला पॉइंट हो गया। फिर अगला देखो, अब चूंकि फॉर्मूला फिक्स नहीं है, फॉर्मूला नॉर्मल नहीं है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी नॉर्मल नहीं आएगी, है ना। जैसे अगर मैं VH 0.56 ये देखूं, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, अगर हाइड्रोजन की +1 मान लूं, तो X +1 इंटू 0.56 बराबर 0, तो X बराबर -0.56। देख रहे हो, वेनेडियम की -0.56, ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट कभी देखी नहीं देखी, तो अटपटी ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए हम कभी भी ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात नहीं करते। इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, प्योर मेटल से तो ज्यादा ही होते हैं, ये बहुत हार्ड होते हैं, है ना। और कुछ इंटरस्टिशियल कंपाउंड जैसे कि बोराइड, तो इतने हार्ड हैं कि उनकी हार्डनेस डायमंड को टच करती है। ये अपनी मेटेलिक कंडक्टिविटी को बनाए रखते हैं और ये केमिकली इनर्ट होते हैं, किसी के साथ ज्यादा रिएक्शन करने नहीं जाते, ठीक है। तो ये थे आपके इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अलॉय फॉर्मेशन की बात करते हैं। आपने डी ब्लॉक के कई सारे अलॉय पढ़े होंगे, जैसे देखो ब्रास, कॉपर और जिंक का अलॉय होता है, ये सब ये लर्न, पांचों लिखिए जल्दी से अलॉय फॉर्मेशन में। फिर होता है ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन का, बेल मेटल 80% कॉपर 20% टिन, गन मेटल 80% कॉपर 10% टिन 2% जिंक, जर्मन सिल्वर। अच्छा, एक बार क्वेश्चन आया था जर्मन सिल्वर में सिल्वर की परसेंटेज बताओ, है ना, बच्चे कंफ्यूज हो गए। मजे की बात क्या है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर होता ही नहीं है। 50 से 60% कॉपर है, 10 से 30% निकल है, 20 से 30% जिंक है, ठीक है। अच्छा, अलॉय आपको पता ही है, अलॉय जो होते हैं वो होमोजीनस मिक्सचर होते हैं, यानी कि एक बार अलॉय बन गई तो आप देख के नहीं बता सकते किस किस की अलॉय थी ये, है ना। तो और अगली बात लिख लेना, आयरन डू नॉट फॉर्म। अच्छा, अलॉय जब मरकरी के साथ बने तो उस अलॉय का नाम क्या पड़ जाता है, अमलगम। अलॉय जब मरकरी के साथ बने तो उसका नाम क्या पड़ जाता है, अमलगम। अच्छा, 3 मेटल ऐसे हैं जो अमलगम नहीं बनाते, आयरन, कोबाल्ट और निकल। अगर तीनों आ जाए ऑप्शन में और एक सिलेक्ट करना हो तो आयरन को कर लेना। पहली बात क्या जानी अलॉय फॉर्मेशन में, अलॉय होमोजेनियस मिक्सचर है। फिर ये 5 अलॉय हमें याद रखने हैं विद कॉम्पोजिशन। फिर हमने सीखा अगर अलॉय मरकरी के साथ बने तो अलॉय का नाम पड़ जाता है अमलगम, और 3 एटम अमलगम नहीं बनाते, फैको नहीं, आयरन, कोबाल्ट और निकल, ठीक है। अब आगे बढ़ो, अलॉय में जो एटम्स होते हैं उनका कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता, वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। पहली बात आप ये लिखेंगे, द एटम्स ऑफ मेटल आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द एटम्स ऑफ अदर इन द अलॉय। ये अपनी तरफ से ऐड कर लेना, इन द अलॉय।
अब ऐसा नहीं कोई भी दुनिया के दो मेटल आपने मिला दिया और अलॉय बन जाएगी ना, अलॉय वही बनाएंगे जिन दो एलिमेंट के बीच की रेडियस का अंतर 15% से कम होगा। जैसे अगर किसी की रेडियस है 100 पिकोमीटर, तो अब आप कोई भी ऐसा एलिमेंट ले आओ जिसकी रेडियस 115 पिकोमीटर या 85 पिकोमीटर के बगल में है, यानी कि इस रेंज में है। अगर आप 120 पिकोमीटर वाला लिया है तो ये 100 का 120 20% हो गया ना ये, तो ये अलॉय नहीं बनाएगा। यानी कि अलॉय वही मेटल बनाएंगे जिनकी रेडियस में 15% का अंतर है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे, अलॉय जो होती हैं वो हार्ड होती हैं और उनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। बेस्ट नोन अलॉय कौन सी हैं? फेरस अलॉय, यानी कि आयरन की अलॉय, जिनमें क्या क्या होता है? क्रोमियम होता है, वेनेडियम होता है, टंगस्टन होता है, मोलिब्डेनम होता है और मैंगनीज होता है। और इनको यूज किया जाता है क्या बनाने के लिए? स्टेनलेस स्टील। हम जो अपने घर में स्टील के यूज करते हैं ग्लास, उनमें प्योर आयरन थोड़ी होता है, आयरन के साथ ये सब चीजें मिक्स होती हैं। ठीक है ना, बस ये सब नहीं लिखना। तो इतनी बातें आपको नोट करनी है और ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। सीबीएसई के अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, नीट के क्वेश्चन देख रहे हैं, जेई के क्वेश्चन देख रहे हैं, तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी, यही सब पढ़ के जाना है, यही पूछा जाता है, इसमें आप आनाकानी नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज मीन्ड बाय डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है भाई? जब कोई एक एलिमेंट एक पर्टिकुलर कंपाउंड में एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट हो और वहां से वो एक हायर में भी जाए और एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी चला जाए, तो हम बोलेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो गई। जैसे P4 प्लस NaOH, इस कंपाउंड में फोस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसमें -3 है, इसमें +1 है। तो यहां फोस्फोरस 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, 0 से -3 में गया, 0 से +1 में गया, हम बोलेंगे बधाई हो, आपके यहां डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हुई है। सिमिलरली एक जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको याद रखना है, ये MnO4 2- है ना, ग्रीन कलर का भी देखा था ना हम लोगों ने, डी ट्रांजिशन की वजह से +6 में, +6 से चला जाता है +7 और +4 में। MnO2 को याद रखना, ये ब्लैक ब्राउन कलर का होता है, समुद्र के नीचे पाया जाता है, इसको बोलते हैं पायरियोल्यूसाइट ओर। ठीक है, तो +6 से +7 बढ़ भी गई और घट भी गई, तो ये क्या हो गई आपकी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। चलिए, सारी डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी हो गई समाप्त। अब दो कंपाउंड देखने हैं बस डी ब्लॉक के, और हमारा डी ब्लॉक हो जाएगा खत्म। तो ये मैं आपको एनसीईआरटी से कराऊंगा। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, पहला कंपाउंड है, हेडिंग लगा लो, K2Cr2O7। K2Cr2O7 सबसे पहले, इट इज यूज्ड इन लेदर इंडस्ट्री एंड एज एन ऑक्सीडेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेनी एजो कंपाउंड। जब हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक में मैं आपको एक एजो कंपाउंड बनाना सिखाऊंगा नाइट्रोजन के, जिनमें N डबल बॉन्ड N होता है, ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है एजो कंपाउंड। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट की हम खूब मदद लेंगे ऐसे एजो कंपाउंड बनाने के लिए। इसके बाद हेडिंग लगाना प्रिपरेशन। K2Cr2O7 को आप बनाओगे कैसे, इसमें लिखना है स्टेप 1। स्टेप 1 लिखो, फ्यूजन ऑफ क्रोमाइट ओर विथ सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट इन फ्री एक्सेस ऑफ एयर। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? बिना पानी की मदद के पिघलाना।
तो हमने क्या किया, क्रोमाइट ओर को सोडियम कार्बोनेट के साथ पिघलाना शुरू किया, खूब सारी ऑक्सीजन दे दे के, है ना। उसके बाद ये रिएक्शन लिखना, और ये रिएक्शन आपको बैलेंस्ड याद रखनी है। मतलब अगर कोई पूछे 5 मार्क का क्वेश्चन आना है डी ब्लॉक से, कहां से दोगे, तो मैं कहूंगा या तो K2Cr2O7 से दूंगा या फिर KMnO4 से दूंगा। हर ऑल्टरनेट ईयर में एक 5 मार्क का क्वेश्चन इन दोनों कंपाउंड में से कोई एक कंपाउंड पूरा लिखने को आता, पूरा जितना पढ़ाऊंगा। तो घोट के पी जाना है, 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2, अच्छा ये जो बना Na2CrO4, इसका कलर होता है येलो, ठीक है, और ये सॉल्यूबल होता है पानी में। तो जो येलो सोल्यूशन बना सोडियम क्रोमेट का, इसका नाम क्या है, सोडियम क्रोमेट, सब लिखते रहे ना, Na2CrO4 क्या है, सोडियम क्रोमेट। इसको फिल्टर कर लो और फिर इसको एसिडिफाई करो विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपको एक ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन मिलेगा जिसका नाम है Na2Cr2O7.2H2O। तो ये पूरा लिख के ये रिएक्शन लिखो, और ये रिएक्शन आपको लर्न होनी चाहिए। स्टेप 2 हो गया। अब हमें Na2Cr2O7 थोड़ी बनाना था, हमें तो क्या बनाना था, K2Cr2O7। वो कैसे बनाएंगे, तो अब देखो, अगर कोई पूछे Na2Cr2O7 और K2Cr2O7 में ज्यादा सॉल्यूबल कौन है, तो आप बोलोगे Na2Cr2O7 ज्यादा सॉल्यूबल है। अब ज्यादा सॉल्यूबल है तो सॉल्यूशन में पड़ा रहेगा, सॉल्यूशन में पड़ा रहेगा तो निकालूं कैसे, तो लोग क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन करवाते हैं KCl से। KCl से यदि रिएक्शन होती है, ये बना लेता है K2Cr2O7 और NaCl, आयन एक्सचेंज हो जाते हैं, सोडियम चला गया KCl के पास, K चला गया Cr2O7 के पास, और ये कम सॉल्यूबल है तो ये नीचे बैठ जाता है। तो इस तरीके से आपको K2Cr2O7 के क्रिस्टल मिल जाते हैं। ये स्टेप 3 था। तो ये 3 स्टेप में आपकी K2Cr2O7 बनाने की प्रोसेस पूरी होती है। K2Cr2O7 के ऑरेंज क्रिस्टल होते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक बात समझना, CrO4 2 माइनस और Cr2O7 2 माइनस आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। ये वाला पॉइंट लिखिएगा आप, यहां से लेके यहां तक। अच्छा दोनों में ही देखो ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। ये कैसे इंटर कन्वर्ट होते हैं, पीएच डिपेंडेंट होता है ये। अगर पीएच आपने यहां पे देख लो, ये अगर आपने एसिडिक मीडियम कर दिया तो CrO4 2 माइनस कन्वर्ट हो जाएगा Cr2O7 2 माइनस में। अगर आपने बेसिक मीडियम कर दिया तो Cr2O7 कन्वर्ट हो जाएगा CrO4 2 माइनस में। यानी कि एसिडिक मीडियम का मतलब है पीएच आपने 4 से कम कर दी, बेसिक मीडियम का मतलब है आपने पीएच 4 से ज्यादा कर दी, और अगर पीएच 4 रखी तो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, यानी कि दोनों होंगे, येलो भी होगा और ऑरेंज भी होगा। ठीक है, तो ये वाला बना के उसके बाद ये एक्चुअल रिएक्शन लिख लेना दोनों, और इन रिएक्शन को बैलेंस याद रखना है आपको। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें CrO4 2 माइनस की, तो मेरे साथ बनाओ स्ट्रक्चर। ये हो गया CrO4 2 माइनस का स्ट्रक्चर, और Cr2O7 2 माइनस का स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक है, दोनों में ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और टेट्राहेड्रल है।
ज्योमेट्री। ठीक है जी। Cr2O7 में 6 टर्मिनल ऑक्सीजन है और एक ब्रिजिंग ऑक्सीजन है, जैसे Mn2O7 में था। ये वाला ब्रिजिंग है और ये तीनों टर्मिनल है। ठीक है, अगला पॉइंट। ऐसे लिख लो, एक तरफ लिख लो Na2Cr2O7 और एक तरफ लिख लो K2Cr2O7। अब दोनों में डिफरेंस देख लो। पहले तो एक सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी क्या है? लिख लो, बोथ आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दोनों ही क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो मैं खूब सारे रेफरेंस ले रहा हूं आप लोगों को कराने के लिए, ताकि सारी चीजें हो जाएं। सोडियम और पोटेशियम डाइक्रोमेट दोनों ही क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। सोडियम क्रोमेट की ग्रेटर सॉल्युबिलिटी होती है पोलर सॉल्वेंट में, जैसे कि पानी में, इसीलिए उसको K2Cr2O7 में कन्वर्ट किया गया, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। अच्छा, एक चीज और है, K2Cr2O7 अगर पड़ा रहे ऐसे ही तो वो अपने मास को चेंज नहीं करता, ना ही इन्वायरमेंट से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता, ना ही एयर के साथ रिएक्ट करता। इसलिए जब हम टाइट्रेशन कराते हैं तो हम उसमें एज अ स्टैंडर्ड यूज करते हैं किसको? K2Cr2O7 को। तो ये वाली बात लिख लो, K2Cr2O7 do not change its mass, neither absorb moisture nor react with air, so used as an primary standard in volumetric analysis। यही सेम चीज यहां भी लिखी है। ठीक है, बस ये सब अभी कुछ नहीं करना, ये मैं बाद में अभी कराऊंगा आपको। अब अगली हेडिंग लगा लो, पोटेशियम पर मैग्नेट, KMnO4। सबसे पहले इसमें भी लिख लो, इट इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी आपका 5 मार्क्स में आता है पूरे प्रिपरेशन, बहुत अच्छे से देखिएगा। इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, लिखिए स्टेप 1, फ्यूजन ऑफ MnO2 with an alkali metal hydroxide and an oxidizing agent like KNO3। ठीक है, उसके बाद ये पहली रिएक्शन लिख लो। अब यहां से क्या बना? K2MnO4। स्टेप 2 लिखो, डार्क ग्रीन K2MnO4, इसका कलर क्या होता है? डार्क ग्रीन। डार्क ग्रीन K2MnO4 डिस्प्रपोर्शनेट इन न्यूट्रल और एसिडिक सोल्यूशन। याद रखना, या तो न्यूट्रल होना चाहिए या फिर एसिडिक, बेसिक नहीं होना चाहिए। टू गिव पर मैग्नेट KMnO4 लिख लो। अब दूसरी रिएक्शन लिख लो, जल्दी से ये रिएक्शन लिख लीजिए। ठीक है, तो ये तो हो गई एक पहली प्रिपरेशन, 2 स्टेप में हो गई। अब हेडिंग लगाओ, कमर्शियल प्रिपरेशन। कमर्शियल प्रिपरेशन, पहला लिखो, बाय द एल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऑफ MnO2। फॉलोड बाय इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मैंगनीट। पूरा लिखने के बाद स्टेप 1 में ये वाली रिएक्शन,
और फिर स्टेप 2 में ये वाली रिएक्शन। स्टेप 1 में पहली रिएक्शन और स्टेप 2 में दूसरी रिएक्शन, यानी कि पहले +4 से गया +6 में। याद रखना MnO4 2- को बोलते हैं मैंगनेट, हमें बनाना है पर मैंगनेट MnO4-। फिर स्टेप 2 में चला गया मैंगनेट से पर मैंगनेट। ठीक है, तीसरा लिखो लेबोरेटरी प्रिपरेशन। लेबोरेटरी प्रिपरेशन ये आपको याद रखना कौन सी कमर्शियल है कौन सी लेबोरेटरी है। इसमें ये लिख लो मैंगनीज सेकंड सॉल्ट इज ऑक्सीडाइज बाय परऑक्सो डाइसल्फेट टू परमैंगनेट, और ये रिएक्शन। स्ट्रक्चर की बात करें तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा ClO4- अगर आप देखें तो उसका स्ट्रक्चर भी तो ऐसे ही होता है, तो इसीलिए लिखा हुआ है पोटेशियम परमैंगनेट। अब प्रॉपर्टीज हेडिंग लगा लेना, प्रॉपर्टीज। पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल कैसे होते हैं, डार्क पर्पल, और डार्क पर्पल अगर लाइट बंद करके देखो तो ब्लैक ही दिखता है ना। और ये आइसो स्ट्रक्चरल होता है विद KClO4, मतलब इसका स्ट्रक्चर KClO4 जैसा है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे सॉल्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं होता पानी में, ये नहीं लिखना। दिस सॉल्ट इज नॉट वेरी सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन जब इसको हीट करते हैं 513 केल्विन तक तो ये डीकंपोज हो जाता है इनटू मैंगनेट और MnO2। MnO4- को अगर आप 513 केल्विन पे लेके जाओ MnO2 में +4 है, +6 है और +7 है। अब ध्यान से देखो क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, नहीं, क्योंकि +7 से घट रहा है और +7 से ही घट रहा है, तो चेंज तो हो रहा है। एक कंपाउंड एक एलिमेंट एक कंपाउंड में एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट से दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, पर दोनों में घट रही है। एक बढ़ती एक घटती तो बोलते डिस्प्रपोर्शनेशन है, ये डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है, इट इज नॉर्मली अ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब देखो इसकी दो फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो एनसीईआरटी को भी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, तो वेरी इंपॉर्टेंट करके पहली बात लिखेंगे कि इसके अंदर जो इसका कलर है और जो इसका डायामैग्नेटिज्म अलोंग विद टेम्परेचर डिपेंडेंट वीक पैरामैग्नेटिज्म, मतलब सबसे अच्छी बात क्या लगती है, इसका इंटेंस कलर। तो इसका इंटेंस कलर जो है वो इसकी बहुत अच्छी फिजिकल प्रॉपर्टी है। और दूसरा इसके अंदर डायामैग्नेटिज्म है अलोंग विद टेम्परेचर डिपेंडेंट वीक पैरामैग्नेटिज्म। मतलब क्या है, कोई आपसे पूछे KMnO4 क्या है, आप बोलोगे डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है बाबू। लेकिन कोई फिर आपसे पूछे क्या टेम्परेचर बदलने से पैरामैग्नेटिज्म आ सकता है इसके अंदर, आप बोलोगे हाँ। कैसे आएगा, तो कहना थप्पड़ मार दूंगा, एनसीईआरटी खुद कहती है ये चीज MOT से एक्सप्लेन होती है और ये हमारे सिलेबस के बाहर है। ये मत जान कैसे आएगा, ये जान आ जाएगा, बस बात खत्म। पहली बात इसका इंटेंस कलर है। अच्छा एक बात और याद रखना, KMnO4 को हम लोग एज अ सेल्फ इंडिकेटर यूज करते हैं टाइट्रेशन में। KMnO4 को टाइट्रेशन में एज अ सेल्फ इंडिकेटर यूज किया जाता है। ठीक है, तो पहली बात तो इसका कलर, दूसरी बात इसका डायामैग्नेटिज्म अलोंग विथ टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म। तीसरी बात
ये तो हम बात कर चुके, मैग्नेट और परमैग्नेट दोनों ही क्या है, टेट्राहेड्रल है। चाहे मैग्नेट हो चाहे परमैग्नेट हो, दोनों ही क्या है, टेट्राहेड्रल है। अच्छा, अब इनमें देखो ये पाई बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, ये पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है एक पाई होता है। तो पाई बॉन्ड कैसे बनना है, देखो पाई बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल और मैंगनीज के डी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। ठीक है, तो ये वाली बात लिख लीजिएगा। ठीक है, और याद रखना MnO4 2- जो मैंगनेट है, ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर किसकी वजह से है, डीडी ट्रांजिशन की वजह से, सब बातें पता होनी चाहिए। और ये पैरामैग्नेटिक है। लेकिन जो MnO4- है पर्पल कलर का, इसका कलर किसकी वजह से है, LMCT की वजह से, और ये डायामैग्नेटिक है। मार्क द डिफरेंस। डायामैग्नेटिक क्यों, क्योंकि ये D0 है। पैरामैग्नेटिक क्यों, क्योंकि ये D1 है। इसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब अगली बात क्या लिखेंगे आप, ये वाली, नोट डाल के लिख लो। हाईली एसिडिक मीडियम में, यानी कि जब H+ की कंसंट्रेशन 1 हो, है ना, तो पर मैंगनेट को ऑक्सीडाइज कर देना चाहिए पानी को। बट प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि रिएक्शन इतनी स्लो होती है कि ये काम नहीं हो पाता। मतलब थर्मोडायनेमिक्स कहती है कि पर मैंगनेट को जब H+ की कंसंट्रेशन 1 हो तो पानी को ऑक्सीडाइज करके O2 बना देना चाहिए। लेकिन जब हमने करा के देखी तो रिएक्शन नहीं हुई। क्यों, क्योंकि काइनेटिक्स कहती थी रिएक्शन बहुत स्लो है। जैसा मैंने ग्रेफाइट और डायमंड वाला एग्जांपल दिया था काइनेटिक्स पढ़ाते समय, सेम वैसे ही। तो फिर क्या किया जाता है, टेम्परेचर बढ़ा दो। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा और उसकी वजह से आपका जो रिएक्शन है वो फास्ट हो जाएगा। ठीक है, या फिर Mn2+ को यूज कर लो एज अ कैटलिस्ट। दो कारण बोले, देखो 3 लाइन में बहुत बड़ी बातें बोल गई है एनसीईआरटी। क्या क्या, पहली बात बोली कि या तो परमैंगनेट जब H+ की कंसंट्रेशन 1 हो तो पानी को ऑक्सीडाइज कर देना चाहिए, पर नहीं कर पाती, कारण रिएक्शन बहुत स्लो होती है। तो फिर क्या करें, या तो Mn2+ ले आओ या फिर टेम्परेचर बढ़ा दो। बस दो बातें। यूजेस हैं, नोट करने हैं और लर्न करने हैं। और एक नोट करके दो, ये तो एनसीईआरटी का नोट है तो हमारे लिए तो महा नोट हो गया। जब भी आप परमैंगनेट से टाइट्रेशन कर रहे हो तो कभी भी एसिडिक मीडियम बनाने के लिए HCl का यूज मत करना, हमेशा H2SO4 का करते हैं। HCl का क्यों नहीं करते, क्योंकि KMnO4 खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर आप उसमें HCl डालोगे तो HCl को कन्वर्ट कर देगा Cl2 में, पता चला एसिड ही गायब हो गया। तो इसलिए परमैंगनेट टाइट्रेशन HCl की प्रेजेंस में अनसेटिस्फैक्टरी होती है, क्योंकि HCl खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, क्लोरीन में। ठीक है, ये आपका डी ब्लॉक खत्म हो गया। बस मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा और फिर आज की कथा को हम समाप्त करेंगे। देखो, मैंने आपसे कहा KMnO4 और K2Cr2O7, ये दोनों ही क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बोलो भाई, अब बड़े ध्यान से समझना। यहां नहीं है मेरे पास, चलो। तो यानी कि इनके पास जो भी आएगा ये इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे ना। तो अब हमें पता होना चाहिए किसको ऑक्सीडाइज करके कहां पहुंचाते हैं। जैसे अगर S2O3 2- आ जाए तो इसको पहुंचा देंगे S4O6 2- में। अच्छा, खुद मैंगनीज कहां पहुंच जाएगा, MnO4- से मैंगनीज चला जाएगा Mn2+ में।
एसिडिक मीडियम की बात कर रहा हूं मैं। ये ऐसे हेडिंग लगाओ आप लोग, हेडिंग लगाओ ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। लगा ली। अब उसमें लिख लो एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस चला जाता है Mn2 प्लस में, और Cr2O7 2 माइनस चला जाता है Cr3 प्लस में। ठीक है, Cr3 प्लस का कलर होता है ग्रीन। पहले इतनी बात। अच्छा, खुद तो रिड्यूस हो गए, अब बाकियों को ऑक्सीडाइज करेंगे। तो इसको ऑक्सीडाइज करके ये बनाएंगे, इसको ये आपको याद रखने हैं। ये सब किस में चल रहा है? एसिडिक मीडियम में। ठीक है, लेकिन अगर मीडियम न्यूट्रल हुआ या फेंटली बेसिक हुआ, तो अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यूट्रल मीडियम में I-I2 में नहीं जाता, IO3 माइनस में चला जाता है, यानी कि -1 से +5 में चला गया। -1 से +5 कितने का चेंज? 6 का चेंज, n फैक्टर 6 हो गया। ऐसी S2O3 2 माइनस S4O6 2 माइनस में नहीं जाता, किस में चला जाता है? SO4 2 माइनस में चला जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एसिडिक मीडियम में ये सारा लेफ्ट वाला काम, और बेसिक मीडियम में ये दोनों याद रखने, बाकी सब सेम, बाकी सेम, जो एसिडिक वाले हैं वही बेसिक वाले। देखो एनसीईआरटी भी लिखती है इसको, इसलिए बता रहा हूं। अच्छा, अगर न्यूट्रल मीडियम में MnO4 माइनस कहां जाएगा? न्यूट्रल मीडियम में MnO4 माइनस चला जाएगा MnO2 में। एसिडिक में कहां जा रहा था? Mn2 प्लस में। देखो रिएक्शन देखो, न्यूट्रल मीडियम है। न्यूट्रल मीडियम कैसे पता लगाओगे? रिएक्शन में पानी लिखा होगा। अगर रिएक्शन में पानी लिखा हो तो मान लेना रिएक्टेंट साइड में, तो मान लेना न्यूट्रल है। और अगर H प्लस लिखा हो तो मान लेना एसिडिक है। अगर H प्लस और H2O दोनों लिखे हो तो भी मान लेना एसिडिक है। तो मैं आपको दिखा देता हूं। देखो H प्लस लिखा है, MnO4 माइनस कहां चला गया? Mn2 प्लस में। और C2O4 2 माइनस को कहां भेज दिया? CO2 में। सही है। SO3 2 माइनस कहां चला गया? SO4 2 माइनस में। MnO4 माइनस कहां चला गया? Mn2 प्लस में। NO2 माइनस कहां चला गया? NO3 माइनस में। MnO4 माइनस कहां चला गया? Mn2 प्लस में। सही है। लेकिन न्यूट्रल मीडियम में MnO4 माइनस देखो कहां गया है? MnO2 में। I माइनस को कहां पहुंचा दिया? IO3 माइनस में। S2O3 2 माइनस को कहां पहुंचा दिया? SO4 2 माइनस में। ठीक है जी। तो जो बातें बोल रहा हूं उसको बहुत अच्छे से लिखते रहो। मैं सारी बातें बहुत तरीके से आपके लिए लेके आया हूं। एक ये नोट डाल के लिख लो, MnO4 माइनस और Mn2 प्लस जब कंबाइन होते हैं तो MnO2 बना लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, यहां +7 है, यहां +2 है, और यहां +4 है। क्या डिस्प्रोपोर्शनेशन है? नहीं। लेकिन अगर आप इस रिएक्शन को उल्टा देखो तो +4 से +2 रिडक्शन, +4 से +7 ऑक्सीडेशन। क्या ये उल्टी डिस्प्रोपोर्शनेशन है? हाँ। जो रिएक्शन उल्टी डिस्प्रोपोर्शनेशन होती है उसको बोला जाता है कॉम प्रोपोर्शनेशन। उसको क्या बोलते हैं? कॉम प्रोपोर्शनेशन। लिख लो अच्छे से। ये पूरा C पॉइंट लिख लीजिए। ये आपका होमवर्क है JEE 2019 का, ध्यान से करिएगा। ये सारी रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं। देखो JEE 2022 में पूछ लिया था, न्यूट्रल एल्कलाइन मीडियम में MnO4 माइनस थायोसल्फेट, थायोसल्फेट क्या होता है भाई? S2O3 2 माइनस को किस में ऑक्सीडाइज करता है?
SO4 2 माइनस में, लिख लेना इसको। अगला देखो, Fe3 प्लस कैटलिस्ट acidified K2Cr2O7 neutral KMnO4 have the ability to oxidize I minus to I2 independently। गलत है, न्यूट्रल KMnO4 I2 में नहीं करता, न्यूट्रल KMnO4 किस में करता है, IO3 माइनस में, अभी तो देखा था। तो ये क्या है, ये गलत है, जी हाँ गलत है। मैग्नेट आयन, मैग्नेट कौन से होते हैं, MnO4 2 माइनस, इस पैरामैग्नेटिक, हाँ। एंड इन्वॉल्व पी पाई बॉन्डिंग, नहीं अभी तो देखा था, ऑक्सीजन का P होता है, मैंगनीज का D होता है, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होती है। देखो सब लिखवा रखा हूं, ये देखो ये लिखा है, P ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एंड D ऑर्बिटल ऑफ मैंगनीज। अब देख रहे हो कितना लाइन से उठा उठा के क्वेश्चन पूछे, तो ये हो गया। अगला देखो, एसिडिफाइड, एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 है, ग्रीन हो गया। ग्रीन कब होता है, जब Cr+3 में जाता है। Cr+3 देख लो, इसमें Cr+2 है, ये नहीं है, इसमें +6 है, ये भी नहीं है, इसमें देखो SO3 पे होता है -2, -2 3 जा, नहीं ये भी नहीं है, ये हो गया बी ऑप्शन, Cr2SO4 होल थ्राइस। सिंपल, ये वाली लाइन हम लिख चुके हैं, ये और लिख लो नोट डाल के, पर मैग्नेट का यूज है, लिख लीजिए। ऐसी सेम ये भी पर मैग्नेट के कुछ नोट पॉइंट है, यूजेस हैं, इनको लिख लो। होमवर्क अब जितना पढ़ा है उस पर बेस्ड ये होमवर्क है, इनको करके लाइए। बस ये हमारा डी ब्लॉक हो गया समाप्त। मेन मैंने एनसीईआरटी के जो आपके KMnO4 और K2Cr2O7 है वो करा दिए, वही मेन थे, बाकी सभी इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, पर हाँ आता तो है ही है। अब कल मैं आपको सारे डी ब्लॉक के जितने भी आए हुए PYQ हैं वो दिखा दूंगा, और फिर हम लोग एक लेक्चर का और बचा है, F ब्लॉक करेंगे और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। आपका काम क्या है, डेली कुछ नहीं, बस 2-2 पेज याद करिए, डेली काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, टाटा, सी यू, बाय बाय।